हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम फिजिक्स कक्षा 12वीं का जो सेकंड चैप्टर है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इस अध्याय के महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न देखेंगे। उनका पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको बतलाएंगे। कैसे आंकिक प्रश्नों को पहचानना है कि किस सूत्र से वे हल होंगे, ये आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और सॉल्व करके भी सारे आंकिक क्वेश्चंस आज हम समझाएंगे। दोस्तों, ये इस अध्याय के आंकिक प्रश्नों का वीडियो क्रमांक 1 है। इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम संधारित्रों के संयोजन पर वीडियो बनाएंगे। आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। और इस अध्याय के पहले वाला अध्याय जो आपका अध्याय 1 है, जिसमें विद्युत आवेश तथा क्षेत्र अध्याय के न्यूमेरिकल्स का भी हमने 2-3 पार्ट्स में वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। भौतिकी 12th करके एक प्लेलिस्ट होगा, आप जरूर जाइएगा, उस पर देखिएगा, आपको खूब सारे वीडियोस मिलेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उन वीडियोस का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ तक कि फर्स्ट चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में एकदम संभावित रूप से आ सकते हैं, उन पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। अगर आप क्लास 12th के मैथ्स और फिजिक्स की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपको बहुत काम आएगा, न केवल क्लास 12th में बल्कि आगे की कक्षाओं में और आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आएगा। तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरी है समस्त परिभाषाओं एवं समस्त सूत्रों का ज्ञान होना जरूरी है। भाई, सारे सूत्र आपको पता होंगे तभी आप ये चेक कर पाएंगे कि भैया इस सवाल में मुझे कौन सा सूत्र लगाना है। अन्यथा आपको कैसे पता चलेगा? जब सूत्र ही पता नहीं होगा तो फिर सवाल कैसे बनेगा? तो सूत्र पता होना जरूरी है। सभी भौतिक राशियों की इकाइयां पता होना जरूरी है। ठीक है, इकाइयों में संबंध क्या है वो पता होना जरूरी है। उसके बाद सभी भौतिक राशियों, इसमें जो जो आपको, जैसे विद्युत विभव क्या होता है, धारिता क्या होती है, तीव्रता क्या होती है, ये सब आपको पता होना जरूरी है। तो बेसिक अगर आपको क्लियर होगा तो न्यूमेरिकल्स कठिन नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 17.7 पिको फैरेड के संधारित्र को 100 वोल्ट के विद्युत स्रोत के साथ जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना होगा? तो देखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका क्या है दोस्तों। सबसे पहले तो आप ये देखो कि क्या क्या दिया हुआ है आपको। तो आपको एक संधारित्र दिया है, उसकी अपने को धारिता दी हुई है। ठीक है, धारिता मतलब हमारे पास कैपेसिटी दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना दिया है कैपेसिटी यहाँ पे? 17.7 पिको फैरेड। इसको फैरेड में आप चेंज कर लो तुरंत। तो पिको फैरेड को फैरेड में चेंज करने के लिए 10 की घात माइनस 12 से गुणा करते हैं तो वो फैरेड में चेंज हो जाता है। ऐसा ही पद्धति में अपन सबको लिखते हुए चलेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, दुविधा नहीं होगी। ठीक है, इसको संधारित्र को किससे जोड़ दिया गया है? 100 वोल्ट के विद्युत स्रोत के साथ जोड़ दिया जाए, मतलब V दिया है अपने पास 100 वोल्ट। ठीक है, V कितना दिया है? 100 वोल्ट दिया है। संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना होगा? क्यू की बात चल रही है, क्यू पूछा जा रहा है। तो न्यूमेरिकल बनाने का यही सबसे बढ़िया तरीका है कि आपको जो जो राशियां दी गई है पहले आप उनको लिख लो और उनको किसी एक सिस्टम की यूनिट्स में चेंज कर लो। मतलब कि ऐसा ही सिस्टम में अपन चल रहे हैं तो सारे को ऐसा सिस्टम में चेंज कर ले। ये पिको फैरेड था, मैंने उनको फैरेड में चेंज कर लिया। ये 100 वोल्ट, तो वोल्ट तो विभव का मात्रक है, ऐसा ही मात्रक वोल्ट है, तो वो वोल्ट को वोल्ट में रहने दिया। आवेश आपको पता करना है। अब सोचो, जो पता करना है और जो दिया है उनसे उन सबको साथ में लेते हुए सूत्र कौन सा है जो आपको याद होना चाहिए। तो सूत्र आप सभी को पता होगा, Q इक्वल CV। सीधी सी बात है, Q इक्वल CV। तो अब आप इसमें C और V का मान रख लीजिए। तो C का मान है 17.7 गुणित 10 की घात माइनस 12 और V का मान है 100। ठीक है, 100 मतलब 10 की घात 2 और ये कूलम। तो 17.7 गुणित 10 की घात माइनस 10 कूलम, ये आपका आंसर आ गया। चार्ज का मान निकालना था, आपका आंसर आ चुका है दोस्तों। देख लीजिए, कहीं पर भी आपको दिक्कत हो तो आप जरूर पूछिए। ठीक है, 17.7 गुणित 10 की घात माइनस 10 कूलम
आप इसको इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं 1.77। अब देखो, आप बोलोगे सर यहाँ 17.7 लिखा है, आप यहाँ पे 1.77 लिखते हो, यानी कि दशमलव को एक स्थान उधर सरकाया गया है। तो दशमलव को जब आप उधर सरकाओगे, उधर, ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड, तो इधर में घात में आपको एक बढ़ा देना है। तो जब घात एक बढ़ाओगे तो वास्तव में -10 में जब आप एक बढ़ाओगे, एक बढ़ाने का मतलब +1 करना, तो वो -9 हो जाएगा दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो -9 हो जाएगा ये इस तरीके से। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.77 × 10⁻⁻9 कूलम। तो आपका आंसर आ गया है। अब इसमें क्या कठिनाई आप बताइए? कुछ भी कठिनाई नहीं है। संधारित्र की धारिता अपने को दी थी, धारिता पता है, और कितने वोल्ट के स्रोत के साथ जोड़ा गया? तो 100 वोल्ट के स्रोत के साथ उसको जोड़ा गया है। संधारित्र के प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना होगा पूछा गया है, तो क्यू का मान पूछा गया है, तो सीवी लगा दिए, आंसर। क्या दिक्कत है बताओ? आंसर आ गया आपका, कहीं कुछ कठिन नहीं है दोस्तों। तो ये सवाल बहुत सरल होते हैं, बस आपको समझने भर की देर होती है। जब आप समझ जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत बहुत इजी हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, ठीक है। एक फेरेड धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी होगी पूछ रहा है भाई। तो यहाँ पे धारिता कितनी है, कैपेसिटेंस कितना है, 1 फेरेड। तो ये फेरेड नहीं है, इसको और किसी में चेंज करने की जरूरत नहीं है, 1 फेरेड। कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू 1 फेरेड लिख दिया, क्योंकि जिस चालक की बात कर रहे हैं उसकी धारिता कितनी है, 1 फेरेड, तो हमने इसको लिख लिया। त्रिज्या पूछा है भाई, आर का मान पूछ रहा है। अब कौन से चालक की बात कर रहे हैं? गोलीय चालक की बात कर रहे हैं। तो गोलीय चालक की विद्युत धारिता का सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो गोलीय चालक की विद्युत धारिता का सूत्र C = 4πε0r। ऐसे सिस्टम में हमने लिखा हुआ है। सीजीएस सिस्टम में C = R हो जाता है, आपको पता है ना। सीजीएस सिस्टम अगर पूछा होता तो C = R। सीजीएस सिस्टम में गोलीय चालक की विद्युत धारिता का अंकित मान उसके त्रिज्या के बराबर होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो चलिए अब अपन आगे की कहानी देखो। 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ लेकिन यहाँ पे 4πε0, तो दोनों पक्षों को पलट दो, तो 4πε0 का मान होगा 1/9 × 10⁹। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1/9 × 10⁹, कुछ इस तरह, ठीक है। चलिए आर का मान कितना दिया है बताइए। आर, अरे आर ही तो पता करना है भाई, आर तो पता करना है आपको, आर ही तो पता करना है। त्रिज्या पता करनी है भाई, त्रिज्या पता करनी है अपने को। तो सी बल्कि आपको दिया 1 फेरेड, तो सी की जगह में लिख देता हूँ 1। सीधे गुणा कर लो, आर का मान निकल जाएगा दोस्तों। 9 × 10⁹। किस में लिखोगे इसको? आप मीटर में लिखोगे। क्यों? हमारा काम ऐसे सिस्टम में चल रहा है। तो ये आपका आंसर आ चुका है दोस्तों। कहीं पर भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो बता दीजिए। अगर आप मीटर को किलोमीटर में बदलना चाहते हैं, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देना पड़ेगा। 1000 बोलने का मतलब 10⁻³ से भाग दोगे तो किलोमीटर में बदल जाएगा। तो 9 घात में से 3 घात जाएगा तो 6 घात बचेगा। तो ये आपका ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, दोनों सही है। आप दोनों लिख के आ सकते हो। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप चेक कर लीजिएगा कि उसमें किस में दिया है और कितना दिया है। तो अच्छे से सोच समझ करके, अपने विवेक का भरपूर इस्तेमाल करके आप आंसर सही लिख करके आइएगा। तो अब इसमें क्या कठिनाई रही दोस्तों? कुछ भी कठिनाई नहीं है। न्यूमेरिकल केवल नाम में न्यूमेरिकल लगता है एकदम, सबको इसमें डर लगता है कि भाई कठिन है, ये कठिन कुछ नहीं है। आप समझेंगे, आप एक बार पढ़ के देखेंगे तो आपको बहुत सरल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी का मान दिया था, आर का मान ज्ञात करना था। सूत्र अगर मुझे पता नहीं होता तो ये सवाल नहीं बनता। तो सारा खेल सूत्रों का है। सूत्रों के साथ साथ सूत्रों को लगाना कैसे है, मान कैसे रखना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। कभी कभार हम
उनकी यूनिट्स चेंज नहीं कर पाता। जैसे वो पिछले सवाल में पिको फेरेड दिया था, मैंने अगर उसको फेरेड में चेंज नहीं किया होता, डायरेक्ट मान रख दिया था, तो आंसर गलत आता। सीधी सी बात है, इसलिए यूनिट्स का बराबर आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा वाला भी। देखो, 6400 किलोमीटर त्रिज्या वाली पृथ्वी की विद्युत धारिता माइक्रोफेरेड में ज्ञात कीजिए। बोल रहा है खुद माइक्रोफेरेड में ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करते हैं, कठिनाई नहीं है इसमें। तो पृथ्वी है लगभग गोल, तो यहाँ पे गोलीय चालक की विद्युत धारिता का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो गोलीय चालक की विद्युत धारिता का सूत्र है C इज इक्वल टू 4 बाई, अभी तो लगाए थे, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। क्या क्या दिया अपने को, R का मान दिया है। तो पहले भैया इसका मान तो रख दो भैया, इसका मान क्या है 1/9 इंटू 10⁹9। R का मान कितना दिया है, देखो भाई ध्यान से देखिएगा, R का मान दिया 6400 किलोमीटर, उसको मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से गुणा करना पड़ेगा। जब मीटर से किलोमीटर में चेंज करते हैं ना, तो 10⁻³ से भाग करते हैं, परंतु यहाँ पे किलोमीटर से मीटर में चेंज कर रहे हैं, तो 10⁻³ से गुणा करेंगे। तो R का मान रखेंगे 6400 गुणित 10⁻³। ठीक है, और C निकाल रहे हैं तो फिर फेरेड, अभी तो फेरेड में निकलेगा, बाद में उसको माइक्रो फेरेड में चेंज करेंगे। चलिए यहां तक कहीं किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो 4 पे एप्सिलॉन 0 की जगह में 1/9 इंटू 10⁹9 रखा मैंने, R का मान रखा, किलोमीटर में दिया था मैंने, मीटर में उसको चेंज कर लिया। अभी ऐसे सिस्टम में चल रहा है सब चीज, इसलिए मैंने C का जो यूनिट होगा फेरेड ऐसा यूनिट में होता है, तो मैंने वो लिख लिया। अब इसका हिसाब किताब करना है, चलिए हिसाब किताब करते हैं भाई। चलो, तो 6400 लिखा है, तो 64 गुणित 100 अलग कर लेता हूं मैं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10⁻³ 9, 10⁻9 फेरेड। ठीक है, तो इसको मैं काट लेता हूँ, चलो इसको देखता हूँ। 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 63 तो 64 है ये, तो 63 जाएगा तो एक बचेगा, एक बचेगा तो दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो वो एक जो 10 हो जाएगा, फिर 9 से कटेगा तो 9 एकम 9, तो 10 में से 9 गया तो एक, फिर एक बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर एक हो जाएगा। तो ऐसे एक 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 चलते रहेगा वो। ठीक है, तो अपन इसको यहीं रहने देते हैं, क्योंकि एक 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 का सिलसिला चलते जा रहा है। तो आइए 10 की घातों का हिसाब किताब अपन कर लेते हैं। तो देखो 7.1111 तो है ही अपने पास, ठीक है, वैसे आगे और चलते जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आप देखो, इसका हिसाब किताब कर लो भाई। 100 मतलब 10 का वर्ग, ठीक है, फिर 10⁻³ भी है, फिर 10⁻९ भी है, और ये फेरेड में है। फेरेड को अब अपन चेंज करने जा रहे हैं माइक्रो फेरेड में, बिकॉज अपने को बोल रहा है माइक्रो फेरेड में ज्ञात कीजिए। तो आप सभी को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, आप सभी को पता है ना कि फेरेड और माइक्रो फेरेड। अब बताओ, फेरेड और माइक्रो फेरेड का आपको अगर रिलेशन नहीं पता होगा, फिर बात गड़बड़ हो जाएगी। तो न्यूमेरिकल्स कठिन नहीं होते, बस कठिन ये होता है कि हमको चीजें पता नहीं होती है। अगर हमको चीजें पता है तो वो हमारे लिए बहुत सरल हो जाएगा दोस्तों। तो फेरेड को माइक्रो फेरेड में चेंज करने के लिए 10⁻6 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये माइक्रो फेरेड में चेंज हो गया, क्योंकि देखो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, देखो मैं आपको बता रहा हूं, एक माइक्रो फेरेड जब आप लिखते हैं तो 10⁻⁻6 फेरेड होता है, याद रखियो इस बात को। ठीक है, और यही 10⁻⁻6 जब उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो 10⁻6 बन जाएगा, तो इधर वो ट्रांसफर हो जाएगा तो इधर 1 फेरेड बचेगा, तो 1 फेरेड इज इक्वल टू 10⁻6 माइक्रो फेरेड, वही हमने लिखा है। अब सुनो, अब सुनिए ध्यान से, 7.1111, 10 की घातों का हिसाब किताब करते हैं। देखो 10⁻6 और 10⁻3, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 10⁻9 हो गया, 3 घात और 6 घात मिला करके 9 घात। तो 10⁻9 ऊपर है और 10⁻9 नीचे भी है, तो कट जाएंगे, तो ये पूरा इसके साथ इकट्ठा कटेगा, क्योंकि 3 और 6 9 और ये 9 कट गए, तो बचा कौन बेचारा, ये 10⁻2 बचा है, तो 10⁻2, और ये किस में आ रहा है आपका आंसर, माइक्रो फेरेड में। अब ये आपका आंसर आ चुका है। चाहो तो 10⁻2 मतलब होता है 100, और 100 से जब आप इसको गुणा करोगे तो 0.2 स्थान उधर सरक जाएगा, तो 711.11
या इसको सही तरीके से ऐसे पढ़ेंगे 711.11 माइक्रोफैरड, और यही आपका अभिष्ट उत्तर है। देख लीजिए दोस्तों, आप सभी का यहाँ पर इस सवाल का उत्तर आ चुका है। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। सवाल अगर आप सावधानी से बनाएंगे, यूनिट्स का ध्यान रखेंगे, मान जो आप रख रहे हैं उसका ध्यान रखेंगे, कैलकुलेशन सही करेंगे, सूत्र सही लगाएंगे, तो फिर जगह कहाँ बची गलत होने की? कहीं गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये सवाल भी देखो बन गया। चलिए चौथा सवाल देखते हैं अब। एक चालक को इतना कूलम्ब आवेश देने पर उसका विभव इतना कितना 100 वोल्ट हो जाता है, तो धारिता क्या होगी? कितना सरल सवाल है। चलो मैं ये आपके लिए होमवर्क के तौर पे रखता हूं, आप इसको सॉल्व, क्योंकि देखो ये सूत्र अपन लगा चुके हैं। आवेश बोल रहे हैं ना, आवेश दिया है, क्यों दिया है, कितना दिया है? 10 की घात -4 कूलम्ब। ठीक है, ये आपका आवेश दे दिया है, 10 की घात -4 कूलम्ब आपका आवेश दिया है। ठीक है, अभी आवेश दे दिया है, विभव कितना हो जाता है भैया? 100 वोल्ट हो जाता है। विभव दिया है आपको 100 वोल्ट, धारिता पता करनी है। क्या कठिन है सर? क्यू सी वी आपको पता है सूत्र, तो सूत्र लगाइए। ठीक है, क्यू वी और सी से संबंधित सूत्र लगाइए। मेरे ख्याल से मैंने आपको पहले वाले सवाल में मैंने सूत्र आपको लगा के दिया था, तो वो सूत्र लगाना है। ज्ञात राशियों के मान रखने, अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना है। पक्षांतर करने की जरूरत पड़े तो पक्षांतर आपको करना है। तो चौथा सवाल मैं आपके लिए होमवर्क के तौर पे आपको होमवर्क देता हूं आपको मैं, आप इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट करके इसका उत्तर बतलाएंगे। मुझे बहुत खुशी होगी। मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितनों का उत्तर सही होता है, कौन कौन सही उत्तर देता है। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया। चलिए पांचवें सवाल में हम चलते हैं। एक प्रोटॉन 200 वोल्ट विभवांतर में त्वरित होता है, उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा कितनी होगी? बहुत गजब का सवाल है ये भी। प्रोटॉन की बात चल रही है, एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? तो उतना ही आवेश होता है जितने इलेक्ट्रॉन पर होता है। बस किस बात का फर्क होता है कि प्रोटॉन का आवेश धनात्मक, इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक होता है। लेकिन चार्ज की मात्रा की बात की जाए तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, तो क्यू पता है और वोल्ट विभवांतर पता है, कितना वोल्ट? 200 वोल्ट। तो क्यू पता है, वी पता है, ऊर्जा आपको पूछ रहा है। तो ऊर्जा यू का सूत्र होता है क्यू इंटू वी, अर्थात आवेश इंटू विभवांतर। तो आवेश कितना दिया है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब और विभवांतर दिया है 200 वोल्ट। तो ऊर्जा का जो है सही मात्रा तो आपको जूल यहाँ पे लिखना होगा। जब आप इसको गुणा करेंगे तो दोस्तों देखो कितना आएगा। देखो 1.6 है, 10⁻19, 200 को मैं लिखता हूँ 2 गुणित 100 और ये मैं लिखता हूँ जूल। 2 से इसको गुणा करेंगे 1.6 को तो हो जाएगा 3.2, 10 की घात -19 और 100 मतलब होता है 10 की घात 2, तो -19 और +2 करोगे तो कितना आएगा? -17। तो 3.2 गुणित 10 की घात -17 जूल, ये आपका अभिष्ट उत्तर आ गया दोस्तों। कहीं पर भी कोई डाउट हो जरूर पूछिए। तो इस तरह से ये सवाल भी सॉल्व हो गया। चलिए अब अपन चलते हैं सवाल नंबर 6। तो छठवें सवाल में आप देखो दोस्तों क्या दिया हुआ है। 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्ब आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 8.0 गुणित 10 की घात -5 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु का विभव क्या होगा? ये तो पूरी की पूरी विभव की डेफिनेशन बैठा दिया है यहाँ पे। विभव की, किसी बिंदु पर विभव की परिभाषा यही है कि अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर विभव कहते हैं। किसको लाया जा रहा है? एकांक धनावेश को। एकांक, तो यहाँ पे आवेश जो दिया है वो एकांक नहीं है बल्कि 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलम्ब है। लेकिन विभव ज्ञात करने के लिए आवेश को तो एकांक रखना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि हमको जो जितना जूल कार्य करना पड़ रहा है, देखो विभव निकालने के लिए, यहाँ पे विभव निकालने के लिए ना जितना जूल आपको कार्य करना पड़ रहा है उसको आवेश की मात्रा से भाग देना पड़ेगा।
क्यों? आवेश के मान से भाग दोगे तब आपको एकांक आवेश के लिए कितना काम करना पड़ रहा है वो आएगा। एकांक मतलब इकाई आवेश के लिए क्या काम करना पड़ रहा है। तो अभी आप इकाई आवेश नहीं ला रहे हो, अभी आप इतना आवेश ला रहे हो, तो अगर इतने आवेश को लाने में इतना काम करना पड़ रहा है तो इकाई आवेश को लाने में कितना काम करना पड़ेगा वो ज्ञात करने के लिए आपको वर्ग को आवेश की मात्रा से भाग करना पड़ेगा, तब वो इकाई आवेश के लिए किया गया वर्ग आपको मिलेगा और वही विभव कहलाएगा। तो वर्ग यहाँ पे आप लिखेंगे 8.0 इंटू 10⁻⁵ जूल, ठीक है, और बटे आवेश कितने 1.6 इंटू 10⁻⁷ कुलॉम। तो जूल प्रति कुलॉम यानी वोल्ट बन जाएगा विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट। सॉल्व करेंगे इसको तो दोस्तों ये तो कट करके 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 और ये -7 ऊपर जाएगा तो 7 - 5 यानी 2, 5 × 10⁻2 वोल्ट, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ये उसका विभव हो गया, विभव 5 × 10⁻2 मतलब 500 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका अभिष्ट उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 6वां भी बन गया। कुछ भी नहीं किया हमने, ये विभव की परिभाषा से है कि जितना कार्य करना पड़ता है और जिस आवेश को लाया गया डिवाइड करोगे तब एकांक आवेश के लिए किया गया कार्य प्राप्त होता है, ठीक है। प्राप्त होता है नहीं बल्कि हमको वो कार्य करना पड़ता है, इस बात को ध्यान रखना। कार्य प्राप्त नहीं होता है, वो तो आंसर प्राप्त होता है बोलो, लेकिन कार्य हमको करना पड़ता है, ठीक है। क्यों कार्य करना पड़ता है बोल रहा हूं मैं? बिकॉज आपको प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध वहां पे आपको अपना फोर्स वहां लगाना पड़ रहा है, बल आप लगा रहे हो, क्योंकि विभव ज्ञात करते समय एकांक धनावेश को जब हम लाते हैं तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य हमारे द्वारा किया जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कार्य करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न 7वां देखिए। 100 माइक्रोकूलॉम के बिंदु आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा? बहुत सरल सवाल है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का सूत्र आप लोग पढ़े हो, उस सूत्र को लगाना है, अप्लाई करना है और आंसर बतलाना है। ध्यान रखिएगा दूरी यहाँ पे 100 मतलब 10 सेंटीमीटर में दिया है, इसको मीटर में आप कन्वर्ट कीजिए। आवेश आपको माइक्रोकूलॉम में दिया है, आप इसको कूलॉम में कन्वर्ट कीजिए, तब आप सूत्र में मान रखिए, तब आपका आंसर वोल्ट में आएगा, जो कि विभव का ऐसा ही मात्रक है। तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, ये भी होमवर्क है। तो 2 होमवर्क आपको मिले। कौन कौन से 2 होमवर्क आपको मिले हैं? एक आपको मिला है 4वां सवाल और एक आपको मिला है 7वां सवाल। तो दोस्तों ये दोनों सवाल आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट में इसका उत्तर बताएंगे। मुझे बहुत खुशी होगी जब आप इसका उत्तर बताएंगे। मुझे पूरा पक्का यकीन हो जाएगा कि इन सारे सवालों को जो कि इतनी मेहनत से यहाँ पे सॉल्व करके आपको समझाए गए, उनको आपने बहुत ध्यान से समझा, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। इसलिए आप जरूर सॉल्व करके इसका उत्तर बताइए। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिए। आपके ध्यान में अगर ऐसे न्यूमेरिकल्स जो आपको कठिन लगते हैं, जो आपसे न बन पाए हो, तो वो हमको बताएं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं कक्षा 12 के, तो आपको यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया जाएगा और हम व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे, आप वहां से कांटेक्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं। आपको मैथ्स और फिजिक्स के कोई भी डाउट्स हो आप सीधे हमसे पूछ सकते हैं, हम यथासंभव उसका उपाय आपको बताएंगे। तो दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सवालों के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू सो मच।